मॉर्निंग एवरीवन। 12th क्लास लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट हमारा चैप्टर चल रहा है। पहली दो वीडियोस में हमने आपातकाल के बारे में पढ़ा। आपातकाल की पृष्ठभूमि क्या रही, किन परिस्थितियों में आपातकाल लागू किया गया, क्या वो सही था, क्या वो गलत था, या फिर उसके दौरान क्या क्या ज्यादतियां की गई, और फिर उसके बाद क्या हुआ वो हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। आपातकाल के बाद की राजनीति। हमने देखा कि आपातकाल के दौरान बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, किसी भी विरोधी दल को पनपने नहीं दिया गया था, लोगों के मौलिक अधिकारों को निरस्त कर दिया गया था। अचानक से फिर क्या हुआ कि 18 जनवरी 1977 को आपातकाल का समाप्त कर दिया गया। 18 जनवरी 1977 को आपातकाल की समाप्ति की घोषणा कर दी गई और उसके साथ ही छठी लोकसभा के चुनाव की घोषणा भी कर दी गई। उस समय जो शासक दल था उसने सोचा कि सभी जो विपक्षी नेता हैं जेलों में बंद हैं, जब तक वो बाहर आएंगे तब तक तो चुनाव भी हो जाएंगे, और मार्च 1977 में छठी लोकसभा के चुनाव होने निश्चित हो गए थे। तो उस दौरान सभी लोग आपातकाल की ज्यादतियों से काफी परेशान थे और लोगों ने इसका जो सबक भी दिया शासक दल को अपने चुनाव के लिए। तो इस तरह से लोकसभा का चुनाव हुआ और इस चुनाव को एक तरह से आपातकाल के बाद का जनमत संग्रह भी करार दिया गया था। लोकसभा चुनाव 1977, इसमें एक नई पार्टी का जन्म हुआ जिसे जनता दल के नाम से जाना गया, और जनता दल का जो शुरू करने वाले थे, नेतृत्व करने वाले थे, वो थे जयप्रकाश नारायण जी, जिन्होंने गुजरात बिहार आंदोलन में संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिया था। तो अब जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में काफी सारे दलों ने मिलकर के एक पार्टी बनाई, जनता दल, और उस पार्टी के साथ साथ एक और पार्टी बनी उस समय, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी को बनाने वाले चौधरी जगजीवन राम जी थे, जो कि बहुत ही अच्छे नेता थे, कांग्रेस में रहे थे वो पहले, और बाद में उन्होंने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी एक पार्टी बनाई, लेकिन थोड़े समय के बाद ही ये भी जनता दल में शामिल हो गई। तो इस तरह से कांग्रेस आर के खिलाफ जनता दल पार्टी खड़ी हो गई। तो चुनाव प्रचार हुआ। चुनाव प्रचार में जो विरोधी पार्टी थी, जनता पार्टी थी, उन्होंने लोगों को आपातकाल की ज्यादतियों से रूबरू करवाया और लोगों को बताया कि किस प्रकार से लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की गई थी, किस प्रकार से न्यायपालिका और यहाँ तक कि नौकरशाही को भी अपनी मुट्ठी में लेने की कोशिश की गई थी, किस प्रकार लोकतंत्र को पूरी तरह से ध्वस्त करने की कोशिश की गई थी, और जो वादे 71 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने किए थे, उन वादों से कांग्रेस पार्टी किस प्रकार पीछे हटती चली गई थी। और ये यहाँ तक भी उन्होंने कहा कि ये तो अपने घर का राज बना के बैठी थी। उन्होंने कहा कि जो ये संवैधानिक जो अधिकार है उनको ये अपने निजी अधिकार बना के बैठी हुई थी ये पार्टी, और इस तरह से इसने आपातकाल लागू किया। और समय आ गया है, जनता को इकट्ठा होने का समय आ गया, कांग्रेस पार्टी को हराने का समय आ गया है। तो इन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ा गया, और चुनाव परिणाम जैसा कि पहले ही लग रहा था, आपातकाल से जनता बहुत ज्यादा परेशान थी, और चुनाव परिणाम इस तरह से आए कि उसमें टोटल 542 सीटों में से जनता पार्टी को और उसके सहयोगी दलों को 330 सीटें मिली। कांग्रेस पार्टी जो 71 के चुनाव में बहुत बड़ी पार्टी थी, वो पार्टी अब सिर्फ 154 सीटें ही जीत पाई। अकेली जनता पार्टी को 295 सीटें मिली थी और उसके अन्य साथी दलों को मिलाकर 330 सीटें मिली थी। इस प्रकार से जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई और जनता पार्टी की सरकार बनी। ये हमारे देश में पहली बार ऐसा हुआ कि जनता की गैर कांग्रेसी दल की लोक केंद्र में सरकार बनी हो, और बहुत से राज्यों में भी उस समय चुनाव हुए तो वहां पर भी कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई थी। उत्तर भारत की अगर हम बात करें, जैसे बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में इस पार्टी को, और पंजाब में इस कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली छठी लोकसभा के चुनाव में, और राजस्थान में एक सीट मिली। लेकिन ऐसा नहीं है कि और एक बात बीच में बताना चाहती हूँ कि खुद इंदिरा गांधी रायबरेली से और उनके बेटे संजय गांधी अमेठी से चुनाव हार गई थी।
लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का जनाधार पूरे देश में ही खत्म हो गया हो। गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा, इन राज्यों में कांग्रेस पार्टी को काफी सीटें मिली और दक्षिण भारत के राज्यों में तो कांग्रेस पार्टी अपनी जगह बनाए रखने में, वैसी की वैसी जगह बनाए रखने में कामयाब रही। तो अब बात आती है कि दक्षिण के राज्यों में इतनी ज्यादा सीटें मिली और उत्तर में पूरी तरह से सफाया हो गया कांग्रेस का। इसका कारण था, इसका ये कारण था कि जो आपातकाल की जो ज्यादतियां की गई थी, झुग्गी झोपड़ियों को जो उजाड़ा गया था, जबरन लोगों की जो नसबंदी की गई थी, वो उत्तर भारत में उसका असर बहुत ज्यादा था, दक्षिण भारत में उसका असर इतना नहीं था। जो चुनाव परिणाम बिल्कुल ही चौंकाने वाले थे। जनता ने बिल्कुल अपने विवेक का इस्तेमाल किया और जो पार्टी उनकी मौलिक अधिकारों को निरस्त कर रही थी, उस पार्टी को पूरी तरह से हरा दिया था। तो ये जनाधार था उस समय के लोकसभा चुनाव का, छठी लोकसभा के चुनाव का। तो अब फिर बात आती है कि जनता पार्टी की सरकार बनी पहली बार। देखिए 1977 के चुनाव में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी और उसकी प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार के पहले प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई जनता पार्टी से। तो जनता पार्टी कैसे कार्य कर रही थी? जनता पार्टी एक मिली जुली पार्टी थी। इसमें कहा गया कि सारे एक छतरी के नीचे तो आना चाहते हैं, लेकिन उसमें से हर एक ये चाहता है कि मैं बीच में आऊं। इस तरह से उसमें बहुत सारे बड़े बड़े नेता शामिल थे, जैसे जगजीवन राम, जैसे जेपी नारायण, चंद्रशेखर और मोरारजी देसाई। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे नेता थे जिनका अपना अपना स्टेटस था और जो अलग अलग विचारधाराओं से कांग्रेस को हराने के लिए एक मंच पर आए थे, लेकिन वहां भी उनकी काफी खींचतान थी। और इस पर आलोचकों ने कहा, जनता पार्टी के आलोचकों ने, कि ये जो काम है, जो पार्टी जो बनी है, जो सरकार बनी है जनता पार्टी की न इसके पास कोई दिशा है, न इसका कोई कार्यक्रम है, न इसकी कोई विचारधारा है। ये बहुत सी विचारधारा को अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी तरफ खींच रही है। कोई लेफ्ट जाना चाह रहा है, कोई राइट जाना चाह रहा है और हर नेता अपने आप को बड़ा नेता मान रहा है। तो इस खींचतान में क्या हुआ, मोरारजी देसाई सिर्फ 18 महीने तक प्रधानमंत्री रहे और 18 महीने के बाद उनकी सरकार गिर गई। और दूसरी तरफ जो चौधरी चरण सिंह जी थे, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उन्होंने लोकदल पार्टी से थे, वो जो बाद में जनता पार्टी में शामिल हुए थे। कांग्रेस ने उनको बहका लिया और उनको ये दिया कि अगर आप मोरारजी देसाई से समर्थन वापस लेते हो जनता पार्टी से, तो कांग्रेस पार्टी उन्हें समर्थन दे देगी और चरण सिंह को प्रधानमंत्री बना देगी। ऐसा ही हुआ। चौधरी चरण सिंह ने अपना समर्थन वापस ले लिया जनता पार्टी से, कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह को समर्थन दे दिया और इस तरह से वहां पर 1979 में चौधरी चरण सिंह की सरकार बन गई। जैसा कि ये सोची समझी चाल लग रही थी कांग्रेस पार्टी की, वो जस्ट जनता पार्टी को तोड़ना चाह रही थी और जैसे ही 2-3 महीने हुए, इवन 4 महीने के बाद ही कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया और चौधरी चरण सिंह की सरकार गिर गई। इस तरह लोकसभा भंग हो गई और बहुत जल्दी ही जनवरी 1980 में फिर से मध्यावधि चुनाव कराने पड़े। तो ये 7वें लोकसभा के चुनाव जनवरी 1980 में करवाने पड़े। जनवरी 1980 में चुनाव हुए। कांग्रेस पार्टी ने अपने एक विचारधारा के ऊपर चुनाव लड़ा। अब कांग्रेस पार्टी अपने आप को एक समाजवादी पार्टी, गरीबों की पार्टी का प्रचार करने लगी थी और जैसे कि जनता ने देख भी लिया था कि उन्हें एक स्थिर सरकार चाहिए, स्थायी सरकार चाहिए जिसमें कल्याणकारी कार्य हो सके। तो इस तरह से 7वीं लोकसभा के चुनाव जो जनवरी 1980 में हुए, उसमें कांग्रेस पार्टी फिर से अपनी 1971 वाली जीत को दर्ज करा पाई। कांग्रेस पार्टी दोबारा से सत्ता में आई, बहुत अच्छी सीटों के साथ सत्ता में आई और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 7वीं लोकसभा के चुनाव में 353 सीटें मिली। कांग्रेस पार्टी फिर एक मजबूत पार्टी के रूप में सामने आई और उसमें फिर
अगर हम देखते हैं कि इतना सारा घालमेल हो लिया, इसमें आपातकाल के दौरान, आपातकाल के बाद चुनाव हुए, 2 साल के बाद फिर से चुनाव हुए, तो इससे हमें क्या क्या सबक मिलते हैं, क्या हमें पता चला इतने समय के दौरान। देखिए 1969 में जैसे ही कांग्रेस पार्टी का विघटन हुआ था, तो उसके बाद जो ये 1969 से पहले की जो पार्टी थी, जो सब विचारधाराओं को, सब गतिविधि के नेताओं को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी थी, अब कांग्रेस पार्टी ऐसी नहीं रही। अब उसमें एक लोकप्रिय नेता की पार्टी थी वो, अब वो एक विचारधारा पर चलने वाली पार्टी थी। अब उस पार्टी ने अपना रुख समाजवाद की तरफ मोड़ लिया था, गरीबों के कल्याण के कार्यों की तरफ मोड़ लिया था। एक तो ये बदलाव आया बहुत बड़ा। दूसरी बात, जो दूसरी पार्टियां थी वहां पर गैर कांग्रेसिज्म पनपा, गैर कांग्रेस हुआ। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, राम मनोहर लोहिया जी ने गैर कांग्रेसवाद शब्द दिया था। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस को हराने के लिए बाकी सभी दलों को इकट्ठा होना पड़ेगा, तो बाकी जो छोटी छोटी पार्टियां थी वो इकट्ठा होने लगी। ये दूसरी बात थी उस समय की। तीसरी बात, जो एक बहुत बड़े सिर उठाने लगी थी, पिछड़े वर्ग के को ऊपर उठाने की जो सहमति बनने लगी थी। 1977 के चुनाव में पिछड़े वर्ग का बहुत ज्यादा रोल रहा था, खासकर उत्तर भारत में, जिसने जनता पार्टी की सरकार बनाई थी, राज्यों में भी बनाई और केंद्र में भी बनाई। तो उन जो पिछड़े, बिहार में तो पिछड़े जातियों को आरक्षण देने का मुद्दा बहुत ही हावी होने लगा था, बहुत ही जोर शोर से उठा, और जनता पार्टी की सरकार ने 1979 में एक आयोग का गठन किया, बीपी मंडल आयोग, जिसे दूसरा पिछड़ा जाति आयोग भी कहते हैं। और इसका जिम्मा था कि पिछड़ी जातियों का पता लगाए, उनके स्टेटस का पता लगाए और उन्हें किस प्रकार से ऊपर उठाया जा सकता है उसके बारे में राय दे। यह और डिटेल में हम लास्ट के चैप्टर में पढ़ेंगे इसे, पिछड़ा आयोग को। अभी आप इतना याद रखो कि ये आपातकाल की विरासत में हमें ये चीजें देखने को मिली। फिर बात आती है संवैधानिक संकट। जैसे कि आपातकाल का चैप्टर पढ़ते पढ़ते हमने ये भी पढ़ा कि एक समय ऐसा था जब न्यायपालिका को भी बिल्कुल अपने कब्जे में करने की कोशिश की गई, तटस्थ की बजाय वचनबद्ध न्यायपालिका बनाने की कोशिश की गई, और उसके बारे में तर्क दिया गया कि जो सरकार है वो तो चुनी हुई है, इसलिए उस सरकार की बात न्यायपालिका को भी माननी चाहिए। न्यायपालिका को उस जो चुनी हुई सरकार है, जो शासक दल है, उसकी नीतियों के अनुसार कार्य करना चाहिए। ये भी एक संवैधानिक संकट था, राजनीतिक संकट के बजाय ये एक संवैधानिक संकट ज्यादा था। इसमें लोकतंत्र की आत्मा को ही खतरा होने का डर था। और भी बहुत सारी बातें आई आपातकाल के बाद कि क्या जन आंदोलन करे जा सकते हैं और जन आंदोलनों का हमारी राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस तरह की भी बहुत सारी बातें हमें आपातकाल की राजनीति के बाद देखने को मिली। तो ये था हमारा चैप्टर लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। इसमें हमने आपातकाल के बाद की राजनीति, आपातकाल कैसे लागू हुआ, क्या पृष्ठभूमि थी आपातकाल की, और जैसे कैसे कैसे नई पार्टियां इकट्ठा होकर के कांग्रेस पार्टी को हराया, लेकिन वो स्थिर सरकार नहीं दे पाई, तो इसलिए जनता ने उन्हें दोबारा से हरा दिया। अब हमें क्या क्या सबक मिला, क्या क्या लेसन मिला जनता को इसके आपातकाल के दौरान। पहली बात तो इसमें है कि इसमें लोकतंत्र की कमियां और इसमें लोकतंत्र की ताकत दोनों एक साथ उजागर हुई। दूसरी बात इसमें आती है कि भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना मुश्किल है। इतने सारे बंधन लगाने के बावजूद भी भारत ने उस सरकार को हरा दिया जो बहुत ज्यादा पहले बहुत ज्यादा पावरफुल थी, उस पार्टी को हरा दिया। और दूसरे अगर 7वें लोकसभा चुनाव की बात देखें तो उस पार्टी को भी हरा दिया जो अस्थिर सरकार दे रही थी, जो स्थिर सरकार नहीं दे पा रही थी। तीसरी बात हमें पता चली कि अंदरूनी गड़बड़ी की वजह से जो आपातकाल घोषित किया गया था आर्टिकल 352 के तहत, अब उस अंदरूनी शब्द को ही हटा दिया, अब उसकी जगह किया गया है सशस्त्र विद्रोह। अगर सशस्त्र विद्रोह होता है किसी राज्य में तो ही आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल लागू हो सकता है। सिर्फ अंदरूनी गड़बड़ी की वजह से, की आशंका की वजह से आपातकाल लागू नहीं कर सकता। और एक बात सामने आई कि मंत्रिमंडल का लिखित परामर्श आवश्यक है। उस दौरान जो फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल घोषित किया था, वो जस्ट एक फोन कॉल पे इंदिरा गांधी के फोन से उन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी थी। लेकिन उसके बाद ये नियम बनाया गया कि आपातकाल की घोषणा
अगर लागू करनी है, अगर मंत्रिमंडल लिखित में परामर्श देता, लिख करके देता राष्ट्रपति को कि जरूरी हो गया है आपातकाल लागू करना, तो ही आपातकाल लागू हो सकता है। सिर्फ किसी एक मंत्री या एक प्रधानमंत्री के कहने से आपातकाल लागू नहीं होगा। आगे बात आती है, लोगों को अधिकारों के प्रति ज्यादा सतर्क किया इस आपातकाल ने। लोगों को पता चला कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो कितनी सारी समस्याएं आती हैं। मौलिक अधिकारों के प्रति ज्यादा जागरूक किया आपातकाल ने। फिर आता तटस्थ न्यायपालिका और नौकरशाही पर बल दिया। न्यायपालिका और नौकरशाही को बिल्कुल स्वतंत्र रहना चाहिए। इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा लोगों ने आवाजें उठाई कि न्यायपालिका को वचनबद्ध न्यायपालिका किसी भी सूरत में नहीं बनना चाहिए। फिर आता है लोकतंत्र की बुनियाद को पक्का किया। अब जैसे कि लोगों को एहसास हो गया कि अगर कोई इस तरह का नेता आता है तो वो लोकतंत्र को भी अपने मुट्ठी में ले सकता है, सैनिक शासन भी आ सकता है, कि कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह की जो घटना घटी थी, आपातकाल की घटना, उसने लोकतंत्र को भी और ज्यादा पक्का किया, लोगों को जागरूक किया है, प्रेस को और ज्यादा स्वतंत्रता दी है। अब इसमें एक छोटी सी बात और आती है कि लोग शाह आयोग के बारे में मैंने आपसे बीच में भी एक बार बात की थी। शाह आयोग की स्थापना की गई। शाह आयोग की स्थापना जनता पार्टी ने की थी। जनता पार्टी ने शाह आयोग की स्थापना की थी और 1900 इसको जो जब जनता पार्टी सत्ता में आई 1977 में, उसके तुरंत बाद ही जे.सी. शाह के अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था और उसका काम था आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों का पता लगाना। और उसने हजारों लोगों के इंटरव्यू लिए, हजारों लोगों के साक्षात्कार लिए। उसमें उन्होंने इंदिरा गांधी जी का भी साक्षात्कार किया, लेकिन इंदिरा गांधी ने आयोग को कुछ भी बताने से, इसके ऊपर कुछ भी बोलने से मना कर दिया था। तो शाह आयोग ने ये बताया, अपनी रिपोर्ट में बताया कि उस दौरान बहुत सारे ऐसे काम हुए थे जो कि लोकतंत्र के लिए खतरा थे, जो कि नहीं होने चाहिए थे। तो यहीं पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये तीनों वीडियो बहुत समझ में आ गई होंगी। इसके नोट्स प्रिपेयर कीजिए और जो जो बातें इंपॉर्टेंट बताई गई हैं उनको याद करना है। थैंक यू।